हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन किया था। उसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको बैलेंस करते हैं, फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें थोड़ी सी चीज़ छूट गई थी, क्लास में हम लोगों ने नहीं किया था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है। तो इसके लिए हमने आपको नोट्स बना के दिया था और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो वो मुझे बताएगा, मैं फिर से कर दूंगा। अभी यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक चीज़ जो आपके क्लास 9th में थी और उससे NTSC से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आज हम लोग पढ़ते हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना। आपको लगभग सभी लोगों को मैक्सिमम चीज़ें पता होंगी, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और मेन हमारा यहाँ पे अभी कोशिश ये रहेगा कि हम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मोल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे एक बार सीख लें, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री की, तो आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम लोग मैटर से रिलेटेड, मैटर की जो भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर उसका कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज और मैटर में होने वाले केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो किसके लिए? मैटर के लिए। और आपने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी है कि एनीथिंग विच हैव मास ऑक्यूपाई स्पेस कैन बी परसीव बाय सेंसेस को मैटर कहते हैं। आपने इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा होगा। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लाज्मा, और एक और पढ़ा होगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन आपने पढ़ा है प्योर और दूसरा पढ़ा है मिक्सचर। प्योर में फिर दो हो जाते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स, एलिमेंट और कंपाउंड्स। और मिक्सचर दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं होमोजीनियस और एक को बोलते हैं हेट्रोजीनियस।
ये एलिमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिनसे एलिमेंट मिलके बना होता है, वो होता है एटम्स। और जब दो या दो से अधिक एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो बनता है मॉलिक्यूल्स। और फिर यही मॉलिक्यूल कंपाउंड बनता है, ठीक है। और फिर जब दो प्योर कंपाउंड को हम लोग मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बनता है, उसमें होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस होता है। बेटा केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम इस क्लासिफिकेशन से होके आते हैं तो हमको दिखता है कि एटम से एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, फिर मिक्सचर। यानी कि केमिस्ट्री में अगर हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लें तो हमारी केमिस्ट्री की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो यही हमको एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर हमको आ जाना है मूल कॉन्सेप्ट पे। तो पहला आता है एटम। एटम क्या होता है? क्या होता है बेटा एटम? ए का मतलब होता है नॉट, टर्म का मतलब होता है टू कट, जिसको काट नहीं सकते, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम एटम बोलते हैं। तो एटम के बारे में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने बातें बताई। सबसे पहले 370 BC के आसपास इंडियन और ग्रीक फिलासफर्स ने ये बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, बट उनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डाल्टन, और उन्होंने एटम के बारे में कुछ बातें बताई, और उन्हीं बातों को आज के डेट में हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। और इस डाल्टन एटॉमिक थियरी में जो कुछ एक बातें थी, बेसिकली थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कि पहला बात ये था कि एटम ये स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल इनविजिबल पार्टिकल होता है मैटर का। कोई भी मैटर ले लीजिए आप, और उस मैटर को आप डिवाइड करते जाइए, तोड़ते जाइए, और अल्टीमेटली जो स्मॉलेस्ट पार्ट मिलेगा उसी को, जिस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम बोलेंगे एटम। फिर दूसरी बात ये थी कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। जैसे मान लीजिए, पहले हम लिख लें कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक आयरन की रॉड है, तो इस आयरन की रॉड में ढेर सारे आयरन के एटम होंगे, और इन एटम्स की प्रॉपर्टीज, इनका शेप, इनका साइज, इनका मास, सब कुछ क्या होगा? सेम होगा। फिर थर्ड बात ये थी कि अगर आप दो अलग अलग एलिमेंट लें तो उन दो अलग अलग एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। मतलब
कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, जैसे आपने यहाँ पे आयरन लिया था तो आयरन के सारे एटम एक जैसे थे। मान लीजिए हमने कॉपर ले लिया, कॉपर का वायर ले लिया, तो कॉपर वायर के जो कॉपर के एटम होंगे इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। इनका मास, इनका शेप, इनका साइज सब कुछ एक जैसे होगा, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के एटम हैं, ये सारे एक ही एलिमेंट के एटम हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करिए आयरन में और कॉपर में, तो इन कॉपर के जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी आयरन के एटम की प्रॉपर्टी से अलग होगी। ठीक है। और अगली बात थी कि जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइंड करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो क्या बनता है? वाटर बनता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल कहलाएगा। या आप कार्बन ले लें, हाइड्रोजन ले लें और ऑक्सीजन ले लें, इनको कंबाइन करेंगे तो ग्लूकोज बन जाएगा C6H6 C6H12O6, ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है। तो ये डाल्टन एटॉमिक थियरी थी। अब आज के डेट में अगर हम बात करें तो डाल्टन एटॉमिक थियरी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब इससे छोटा पार्टिकल नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि एटम जो होता है खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। एटम्स से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से इनकी जो पहली बात थी वो गलत हो गई। सेकंड बात बेटा गलत क्यों हो गई? सेकंड बात इसलिए गलत हो गई कि इन्होंने कहा था कि एक ही एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जितने एटम होंगे सबकी प्रॉपर्टी, इनका शेप, साइज, मास सेम होगा। लेकिन आज के डेट में आपको पता है कि ये हाइड्रोजन जो नेचर में पाया जाता है, ये 3 तरह के हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना होता है, 1, 2 एंड 3। ये 1 वाली यहाँ पे 1, 1 और 1, ये क्या होता है अभी हम बात करेंगे। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल वाले हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम, इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन और इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। तो डाल्टन ने ये कहा था कि एक ही एलिमेंट के जितने एटम होंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रोटियम का मास 1 है, ड्यूट्रियम का मास 2 है और ट्राइटियम का मास 3 है। तो अच्छा, ऐसे एटम्स
जिसका मास नंबर अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, इसको कहा जाता है आइसोटोप्स। तो डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स से इनकी दूसरी बात गलत हो गई। इसी तरह से हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि अलग अलग एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। ये आर्गन है, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है। डाल्टन के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी, इनका शेप, साइज और मास अलग अलग होना चाहिए। बट आपको अगर ध्यान हो तो इसका एटॉमिक मास भी 40, इसका भी 40 और इसका भी 40। और ऐसे एटम्स या एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास सेम होता है उनको हम लोग बोलते हैं आइसोबार। तो डिस्कवरी ऑफ आइसोबार, इससे इनकी तीसरी बात गलत हो गई। इसी तरह से चौथी बात भी गलत हो गई। उसका कारण है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। चलो अब ये बात तो क्लियर हो गई बेटा कि जो एटम होता है वो अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं और वो छोटे पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, इनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। और इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके हमारा एटम बना होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने ये कहा कि बेटा जो एटम होता है ना, एटम ये दो पार्ट से मिलके बना होता है। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट और दूसरे को बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। जैसे हम बनाएं तो ये न्यूक्लियर पार्ट हो गया एटम के सेंटर में, और इस न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। और एटम के इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ये सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, चक्कर लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का और इनके ऊपर चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहले हम बात करते हैं मास। तो मास भी हम लोग एक बार देखेंगे केजी में और एक बार देखेंगे ग्राम में, और फिर उसके बाद चार्ज की बात कर लेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg में। और इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है आपको तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻28 ग्राम।
28 ग्राम। और चार्ज इस पे होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से जो प्रोटॉन का मास होता है ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻28 केजी में, और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है उसका नेचर पॉजिटिव होता है, और मैग्नीट्यूड जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.67 लिख लो इंटू 10⁻⁻28 केजी में, और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में। और आपको पता है कि इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होगा। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा किसी भी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश का कोई एक अल्फ़ाबेट होता है, जैसे हमने मान लिया X, और ये अल्फ़ाबेट उस एलिमेंट का सिंबल बताता है, सिंबल। जैसे मान लीजिए हमको सोडियम लिखना है, तो सोडियम के लिए X के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, Na। ठीक है, हमको आयरन लिखना है, तो आयरन का सिंबल होता है Fe। हमको मैग्नीशियम लिखना है, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। फिर यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A से, और इस नंबर को हम लोग बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर। और एक्चुअल में बेटा ये मास नंबर बताता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं Z, और इस Z को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर होता है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो यही बराबर हो जाता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, जैसे सोडियम के केस में यहाँ पे जो नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा वो 11 होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये 23 होगा। तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया सोडियम का, जिसमें Na सिंबल है सोडियम का, 11 उसका एटॉमिक नंबर है जो बताता है कि सोडियम के अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे वो 11 होंगे। ठीक, और ये 23 इसका मास नंबर है जो ये बताता है कि सोडियम के अंदर टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या जो होगी वो 23 होगी। इसी तरह आयरन की बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, और मास नंबर 56 होता है। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो 26 हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 26 हैं। अब इस रिप्रेजेंटेशन से आप प्रोटॉन का नंबर बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर बता सकते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल बता सकते हैं। सिर्फ आप क्या नहीं बता पा रहे हैं, न्यूट्रॉन कि कितने न्यूट्रॉन हैं।
तो न्यूट्रॉन बताने के लिए बस इसी में थोड़ा हम लोग इधर उधर करेंगे बेटा। देखो जरा, P प्लस N ये किसके बराबर है? A के बराबर है। देखो A बराबर P प्लस N, और P किसके बराबर है बेटा? P किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z के बराबर है, तो P की जगह पे हम लोग Z लिखते हैं, तो ये हो जाएगा Z प्लस N बराबर 1। अब अगर हम लोग A में से Z को माइनस कर दें तो ये बचा क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि अगर हमको किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करना होगा? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। जैसे सोडियम के केस में हमको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या करें? मास नंबर 23, इसमें से माइनस कर दें एटॉमिक नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? 12। इसी तरह से आयरन के केस में हमको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास नंबर 56 माइनस 26, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है। अब इस एटम के मास को कैलकुलेट करते हैं, और जब एटम के मास को कैलकुलेट करना है तो हम आपको एक सिंपल सी बात बताएं। हम आपसे पूछें कि बेटा आपके बैग का वेट कितना है। जैसे मान लीजिए आप बैग लेके आते हैं, ये आपका बैग है और उस बैग में ये बुक्स रखी हैं। हम पूछें ये फर्स्ट बुक है, ये सेकंड बुक है, थर्ड बुक है, फोर्थ बुक है, इसमें कुछ पेंसिल पेन पड़े हैं। हम पूछें इस बैग का वेट कितना होगा? फर्स्ट बुक प्लस सेकंड बुक प्लस थर्ड बुक प्लस बैग का मास प्लस ये सब ऐड कर लेंगे, और जो मास आएगा वही हम बता देंगे कि इतना केजी या इतना ग्राम है। तो इसी तरह से किसी भी एलिमेंट के, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो इसके सोडियम के एक एटम का मास निकालना है, तो हमको ये पता है बेटा कि इस सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा, सिंबल से हमको पता है 23, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें 11 है, प्रोटॉन भी कितने हैं? 11 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा? 12 है। ठीक। अच्छा, हमको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन का मास × 11। एक प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻28 kg होता है, तो 11 का × 11। एक न्यूट्रॉन का मास 1.67 × 10⁻28 kg होता है। तो इस सोडियम के एक एटम के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उन सबका टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन सबको ऐड अगर आप कर दो तो सोडियम के एक एटम का मास आ जाएगा। लेकिन इसमें पहली दिक्कत क्या है? देखो, अगर आप कंपेयर करो 9.1 × 10⁻31 और 1.67 × 10⁻28 अप्रॉक्स अगर करें तो इसको हम 10 ले लें बेटा, तो ये हो जाएगा 10⁻30 और ये हो जाएगा 10⁻28। ये 27 बताया था। ठीक,
तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करो तो ये मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1000 टाइम्स मोर है, 1000 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, इसको जरा ऐसे समझो कि अगर हम एक प्रोटॉन के मास को मान लें कि 1 kg है, तो इसका 1000 टाइम कम मास यानी कि 1 ग्राम होगा। तो 1 kg के रिस्पेक्ट में 1 ग्राम की कोई औकात नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब भी किसी एटम का मास निकाला जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते हैं। पहली बात तो ये थी। दूसरी दिक्कत यह है बेटा कि साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं और साइंस का काम है कि चीज़ों को आसान करना। अब देखो ये कितना आसान काम है आसान काम। अब मेरे हिसाब से तो आसान काम नहीं है बेटा कि सोडियम के एक एटम का मास निकालने के लिए आप 11 इंटू दिस 12 इंटू दिस फिर इसको ऐड करो, तो ये आसान काम नहीं है। तो फिर इसको साइंस आसान करने की कोशिश किया और फिर आसान करने के लिए फिर हमको एक ऐसे यूनिट की ज़रूरत पड़ी जो एटम के मास को बता सके। एक ऐसे यूनिट की रिक्वायरमेंट हुई जो एटम के मास को बता सके और उसी यूनिट को हमने बोला एटॉमिक मास यूनिट, AMU।